मान्यवर हिमांशु कुमार जी। जय भीम साथियों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से आया हूं। आज हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। लेकिन खुशी मनाने के साथ साथ हम कुछ सीखने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, संकल्प करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो हमें क्या सीखना है उस पर भी हम आज बात करेंगे। बाबा साहब का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो है कि वो चाहते थे कि एक जाति मुक्त समाज, एक समता मूलक भारत, एक समता मूलक समाज का निर्माण हो। बाबा साहब की जो सबसे बड़ी चाहत थी कि वो भारत से जाति प्रथा का आमूल समापन चाहते थे, कि भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाए। दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, दुनिया में रंग भेद है, नस्ल भेद है, दुनिया में सांप्रदायिकता है। हमने देखा दुनिया में गोरों ने बहुत लोगों को मारा, आदिवासियों को मारा। आपको पता है अमेरिका में पहले आदिवासी रहते थे, जिन्हें नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। गोरों ने 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या कर दी। 6 करोड़ लोगों को मारकर आज अमेरिका पर गोरों का वर्चस्व है। कनाडा में मार दिया आदिवासियों को, न्यूजीलैंड में मार दिया माओरीज को, एबोरिजिनल्स को। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, 65 देशों से आदिवासियों को मिटा दिया गया। दुनिया में रंग भेद है, गोरों ने कालों को गुलाम बनाया। अफ्रीका से लाखों करोड़ों काले जो वहां के निवासी थे, मूल निवासी, उनको गुलाम बनाकर ले जाया गया, उनको मार डाला गया, उनको बेचा गया, उनको अमानवीय हालत में रखा गया। दुनिया में रंग भेद है, दुनिया में सांप्रदायिकता है। ईसाइयों के, मुसलमानों के, दूसरे मजहबों के आपस में जंगें हुई, क्रूसेड्स हुए, कई सौ साल चलते रहे। दुनिया में बाकी जितनी भी बुराइयां हैं वो सब तो भारत में है ही। भारत में रंग भेद भी है, भारत में सांप्रदायिक भेद भी है, भारत में नस्ल भेद भी है। लेकिन भारत में एक एडिशनल बुराई है, एक एक्स्ट्रा बुराई है, और वो बुराई है जातिवाद की। भारत में जो जाति है वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कपड़ा बनाने वाले भी हैं, लेकिन वहां जुलाहा जाति नहीं है। भारत दुनिया में लोहे का काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वहां लोहार जाति नहीं है। दुनिया में लकड़ी का काम करने वाले हैं, लेकिन वहां बढ़ई जाति नहीं है। दुनिया में पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन उनको कोई ब्राह्मण जाति नहीं कहता। तो सारी दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन भारत में जाति है, हर एक की जाति है। और भारत में जो ये जाति है, इसने करोड़ों लोगों को
एक ऐसे दुख में, एक ऐसे स्थिति में धकेल दिया जिसमें बिना उनकी गलती के हमने उन्हें नीच कहा, गरीब बना के रखा, बहिष्कृत करके रखा और उन्हें एक ऐसी सजा दी जो गलती उन्होंने नहीं की थी। उनकी कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने किसी खास जाति में जन्म ले लिया, लेकिन उनको सजा दी इस समाज ने, बरस पीढ़ियों पीढ़ियों सजा दी और अभी भी सजा देते जा रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि हमें किस बात की सजा दी जा रही है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सजा पाने वाला समझ नहीं पा रहा है कि मेरे से गलती क्या हो गई, आखिर मुझे क्यों तुम छोटा समझते हो, क्यों मुझसे नफरत करते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो हमारे देश की बुराई है इसको दूर करना है। तो मैं स्कूलों में जाता हूं और मैं वहां बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों, हमारा जो ये समाज है, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो बहुत मेहनत करते हैं और दूसरे वो हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसान, मजदूर, दस्तकार, और दूसरी तरफ सेठ, अफसर, नेता, ये बहुत कम मेहनत करते हैं। कौन लोग ज्यादा पैसे वाले हैं? जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादा पैसे वाले हैं, या जो कम मेहनत करते हैं वो ज्यादा पैसे वाले हैं? तो बच्चे कहते हैं कि जो कम मेहनत करते हैं वो ज्यादा पैसे वाले हैं। तो मैं बच्चों से पूछता हूं, ये न्याय है या अन्याय है? बच्चे कहते हैं अन्याय है। मैं कहता हूं ठीक है। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं कि हम लोग समाज में रहते हैं और गंदगी करते हैं, कहीं कुछ फेंक देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे, और एक खास जाति के लोग हैं जो उसको साफ करते हैं। तो जो गंदा करना ज्यादा अच्छी बात है या सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है? तो बच्चे कहते हैं कि सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं पूछता हूं कि ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए, गंदगी करने वालों को या सफाई करने वालों को? तो बच्चे कहते हैं कि सफाई करने वाले को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि क्या सफाई करने वालों को ज्यादा इज्जत मिलती है? तो बच्चे कहते हैं नहीं मिलती। तो मैं कहता हूं ये न्याय है या अन्याय है? तो बच्चे कहते हैं अन्याय है। मैं पूछता हूं अच्छा, यह अन्याय कौन कर रहा है? तो बच्चे के फिर चुप हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं पूछता हूं बचाव कौन कर रहा है? तो कहते हैं हम कर रहे हैं। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं कि अच्छा बच्चों बताओ, दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है, सबसे महान देश? तो बच्चे कहते हैं भारत, भारत। मैं कहता हूं अच्छा, और सबसे खराब देश कौन सा है? तो बच्चे कहते हैं पाकिस्तान। मैं कहता हूं ठीक है। और चूंकि ज्यादातर हिंदू बहुल इलाके हैं, मैं पूछता हूं कि अच्छा सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? तो बच्चे कहते हैं हिंदू धर्म सबसे अच्छा है। मैं पूछता हूं अच्छा, और खराब धर्म कौन सा है? मुसलमान खराब है। अच्छा। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं कि अच्छा बच्चों एक बार बताओ, तुमने जन्म लेने से पहले तुमसे पूछा गया था कि तुम्हें कहां जन्म लेना है? भारत में लेना है, हिंदू घर में लेना है, ये तुमसे पूछा गया था? तो कहते हैं नहीं। तो मैं कहता हूं कि अच्छा मान लो तुमने इत्तेफाक से तुम भारत में पैदा हो गए, हिंदू घर में पैदा हो गए। अगर तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में एक मुसलमान घर में पैदा हो जाते तुम, और मैं वहां तुम्हारे स्कूल में आता और मैं तुमसे पूछता कि सबसे महान देश कौन सा है, तो तुम किस देश को सबसे महान बताते? तो बच्चे शर्माने लगते हैं। मैं पूछता हूं बताओ
किसको महान बताते? मैं पूछता कि सबसे महान देश कौन सा है, और तुमने पाकिस्तान में जन्म लिया होता, तो बच्चे फिर शर्मा के कहते हैं हाँ, फिर हम पाकिस्तान को महान बताते। मैं पूछता हूँ सबसे अच्छा धर्म किसको बताते, कि फिर हम कहते कि मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ बताओ फिर अच्छा हुआ कौन सा, महान है कौन सा? तो फिर बच्चे शर्मा के कहते हैं जिसमें हम पैदा होते हैं उसको महान कहने लगते हैं। मैंने कहा हाँ, यही सच्चाई है, हम जहां पैदा होते हैं उसको महान समझने लगते हैं, लेकिन वो महान है या नहीं इसकी जांच नहीं करते। मैंने कहा अभी मैंने तुमसे पूछा कि हमारा समाज में जो मेहनत करता है, वो गरीब रहता है, जो सफाई करता है उसको इज्जत नहीं मिलती, और ये अन्याय है। और मैंने पूछा अन्याय कौन कर रहा है, तो तुमने कहा हम सब कर रहे हैं। अब ये बताओ ये अन्याय मिटाएगा कौन? तो बच्चे कहते हैं हम मिटाएंगे। तो मैंने कहा तुम क्यों मिटाओगे? तुम तो कह रहे हो हमारा देश सबसे महान है, और जो महान है उसको बदलने की क्या जरूरत है? महान को बदलने की क्या जरूरत है? बदलने की जरूरत तो उसको है जो खराब है, और खराब कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बदल ले अपने को, भारत को नहीं बदलना, भारत को ऐसे रहना है। फिर मैं बच्चों से कहता हूं अब इस चालाकी को समझो, ये जो तुम्हें गर्व करने के लिए कहा गया है ये एक चालाकी है। अपने देश पर गर्व करो, अपने धर्म पर गर्व करो, अपनी भाषा पर गर्व करो। क्यों? ताकि इसमें कोई बदलाव की बात ना सोच सको, क्योंकि तुम जातिवाद तब मिटाओगे जब तुम कहोगे कि मेरे देश में कोई कमी है, लेकिन तुम अपने देश की कमी ना देख सको, इसलिए तुम्हें वो गर्व का इंजेक्शन देते हैं। वो कहते हैं अपने देश पर गर्व करो, अपनी धर्म पर गर्व करो, अपनी भाषा पर गर्व करो, इसकी कमियां मत देखो। हमारे समाज में क्या कमी है इसको मत देखो, हमारे धर्म में क्या कमी है इसको मत देखो, हमारे देश के अंदर क्या कमी है इसको मत देखो। गर्व का नशा पी लो, गर्व में डूब जाओ, तलवारें उठा लो, तलवारें उठा के मारो दूसरों को और कहो गर्व से कहो, गर्व से कहो। गर्व का नशा आपको दिया जा रहा है, क्यों? ताकि आप समाज को बदल ना सको, आप जातिवाद ना मिटा सको, आप जातिवाद देख ना सको, आप इस देश की अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क ना देख सको, आप इस देश में गरीब का शोषण ना देख सको, इसलिए आपको गर्व का इंजेक्शन लगाया जाता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। किस बात का गर्व? किस बात का गर्व है? हमारे देश में इंसान इंसान से नफरत करता है, इस बात का गर्व करें हम। हमारे देश में हम जाति के आधार पर एक दूसरे से के साथ खा नहीं सकते खाना, हम साथ में शादी ब्याह नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले मैं महाराष्ट्र में गया था, एक गांधीवादी संस्था के बाहर खड़ा था, मेरे पास 4-5 लोग आए, एक महिला भी थी। कहने लगी हम लोग बजरंग दल वाले हैं। मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हैं? तो बोले हम लोग लव जिहाद के खिलाफ काम करते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले वो हमारी हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं, शादी करते हैं, जिहाद करते हैं। मैंने कहा कि मेरा जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ, मेरी छोटी बहन ने मुस्लिम लड़के से शादी करी है, और मेरी बड़ी बहन ने आदिवासी लड़के से शादी करी, और मेरा जो भांजा है उसने ईसाई लड़की से शादी की है, और मेरी जो भांजी है उसके हस्बैंड सिख है।
तो मेरा एक भांजा मुसलमान है, एक भांजा आदिवासी है, मेरी बहू ईसाई है और मेरा नाती सिख है। मेरे घर में तो जब हम इकट्ठे होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे होते हैं, और ये रियल फैमिली है। मैं कोई गप नहीं मार रहा हूं, ये देखिए, ये मेरी रियल फैमिली है और ये नेचुरल फैमिली है। अगर हम इन नफरत फैलाने वालों की बातों में ना आए तो हर फैमिली ऐसी फैमिली होगी जिसमें हिंदू मुसलमान, ये जाति वो जाति सब मिल जाएंगे। यही नेचुरल है, यही प्राकृतिक है। हमने अप्राकृतिक रूप से बंटवारे किए हैं और नफरत पैदा की है। मैं सोचता हूं कि हमारे बच्चों के जीवन पर, हमारे बच्चों के जिंदा रहने के अधिकार पर कितना भयानक हमला है। आप सोचिए, आपके बच्चे क्या चाहते हैं? आपके बच्चे चाहते हैं कि वो एक आजाद माहौल में बड़े हों और ऐसे माहौल में बड़े हों जहां वो प्यार कर सकें। लेकिन आज अगर हमारे बच्चे प्यार करते हैं, उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसने फला मजहब के लड़के से प्यार कर लिया, इसका कत्ल कर दो। मैं गया हूं, दलित लड़के ने अगर ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ली तो दलितों की पूरी बस्तियां जला दी गई। मैं गया हूं वहां फैक्ट फाइंडिंग में, मैंने देखा है इस देश में जाति के आधार पर शादी कर ले कोई तो बस्तियां जला दी जाती हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ मोहब्बत प्यार करने के कारण। तो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे हम जिसमें हमारे बच्चे प्यार नहीं कर सकेंगे, जिसमें हमारे बच्चे रह नहीं सकेंगे। और हम अगर इस पर कुछ करेंगे नहीं तो फिर हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे आने वाले बच्चों के लिए? किन किन लोगों के हाथ में हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? तो मैं जब स्कूलों में जाता हूं तो मैं बच्चों से यही कहता हूं कि बच्चों, कोई देश महान नहीं है, दुनिया के सारे देश एक से हैं। आप पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान में भी आपको किसान मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, औरतें मिलेंगी, गरीब मिलेंगे, जैसे भारत में मिलेंगे। वहां भी आपको जात पात मिलेगा, वहां भी आपको गरीब का शोषण मिलेगा। और जो हमारे सिपाही हैं, वो सिपाही भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। मैं तो सिपाहियों के साथ भी रहा हूं। सिपाही युद्ध नहीं चाहता, युद्ध चाहते हैं राजनीतिज्ञ। इन राजनीतिज्ञों को जो फायदा होता है उससे हम समझ लें कि राजनीतिज्ञ युद्ध करवाते हैं तो हम सारी दुनिया के लोग मिल करके रह सकते हैं। तो जो आपको युद्ध के लिए भड़काते हैं, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखते हैं, एक दूसरे मजहब के खिलाफ भड़काते हैं, वो आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच काम कर रहा हूं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि दुनिया के 65 देशों से आदिवासियों को मिटा दिया गया। भारत में भी आजादी की जो पहली लड़ाई है वो आदिवासियों ने शुरू की थी। 1857 का गदर कहा जाता है आजादी की पहली लड़ाई, लेकिन वो बात पूरी तरह सच नहीं है। भारत की पहली आजादी की लड़ाई तिलका मांझी ने शुरू की थी 1789 में, और सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा और जलियांवाला बाग को तो हम सब याद करते हैं, लेकिन हम मानपुर को भूल जाते हैं जहां 2500 आदिवासियों ने सन 1913 में गोलियों के सामने सीना तान करके अपनी शहादत दी थी। 2500 आदिवासी मानगढ़ में मारे गए थे, उनको हम लोग भूल जाते हैं। आज भारत में जो पूंजीवाद है
वो पूंजीवाद आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। भगत सिंह ने आजादी से पहले कहा था, वायसराय को एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि आपने एक युद्ध छेड़ा है भारत के संसाधनों और श्रम पर कब्जा करने के लिए, और ये युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद भी चलता रहेगा, और चाहे अंग्रेज चले जाएं, लेकिन जब तक संसाधनों का और श्रम की ये लूट जारी है तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज आप जानते हैं हमारे सबसे ज्यादा सिपाही कहाँ हैं? हमारे सबसे ज्यादा सिपाही हैं आदिवासी इलाकों में। वो वहां क्या करने गए हैं? वो वहां आदिवासियों को सुरक्षा देने नहीं गए हैं, वो गए हैं वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, वो गए हैं पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए। और वो सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? वो सिपाही वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। भारत के आदिवासी इलाकों में एक युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में वो सब हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में होता है। इसमें हत्याएं हैं, इसमें बलात्कार हैं, इसमें तथ्यों को छुपाया जाना है, इसमें झूठा प्रोपेगेंडा है। मैंने 522 मानवाधिकार हनन के मामले सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं, जिसमें आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार के केसेस हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा आरोप नहीं है, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है कि उनके साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए। हत्याएं हैं, बच्चों की हत्याएं हैं, बुजुर्गों की हत्याएं हैं, वो सब कुछ है जो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में होता है। मैं एक ऐसा ही मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें पिछली जुलाई को मेरे खिलाफ फैसला दिया और कहा कि मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया कि आप झूठा मुकदमा लाए हैं। तो मैंने कहा कि आपने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि मैं आपके पास मुकदमा लेकर आया हूं। मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि या तो आप कोर्ट को ताला लगा दीजिए कि कोई कोर्ट में केस लेकर ना आए, और मैंने कहा कि मैं ये 5 लाख रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं 5 लाख नहीं दूंगा। और मैंने नहीं दिया वो 5 लाख, 4 हफ्ते का वक्त था। और मैंने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना ना दे तो सुप्रीम कोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता है। मैंने कहा मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर है, आप चाहे तो इसको जेल में डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो भयानक युद्ध चल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जो मामला मैं लेके गया था उसमें बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मां को मार दिया था, उसकी नानी नाना को मार दिया था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं दिया। ऐसे 522 मामले में ले गया हूं जिसमें एक में भी किसी आदिवासी को न्याय नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो युद्ध है, इसमें एक तरफ सरकार है, पूंजीपति है, कोर्ट है, पुलिस है, व्यवस्था है, और दूसरी तरफ सिर्फ जनता है। तो ये इसी के बारे में भगत सिंह ने कहा था कि ये एक युद्ध है और ये युद्ध जारी रहेगा, और ये युद्ध चल रहा है। पर मेरे पास एक बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि ये युद्ध फैल रहा है। ये जो युद्ध है ये आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं, ये युद्ध फैलेगा। और ये जो पूंजीपति है ये सिर्फ खनिज पदार्थों पर, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के बाद संतुष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूंजीवाद अगर रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद का लक्षण है कि वो फैलता है तो बचता है।
तो पूंजीवाद आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं। वो भारत की अगला कदम उसका होगा भारत की कृषि भूमि पर कब्जा, भारत की एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा, भारत की खेती पर कब्जा। और जो सीआरपीएफ आज आपको आदिवासी इलाकों में दिखाई देती है, वो सीआरपीएफ भारत के गांव-गांव में फैलेगी और भारत की खेती पर बंदूक के दम पर कब्जा होगा, भारत का पूंजीपति करेगा। ये लिख के रखिए। भारत में ये जो युद्ध है, ये जो आदिवासी इलाके में चल रहा है, ये फैलेगा। और इसका खाली ये नहीं कि आपके संसाधन पर कब्जा करेगा पूंजीवाद, वो आपके रोजगार भी लेगा। आप देख सकते हैं कि इस समय बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। पूंजीपति अपने रोजगार घटाता जा रहा है, मशीनें लगाता जा रहा है, मजदूरों को निकालता जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ाता जा रहा है। तो आपका जमीन भी जाएगा, आपका रोजगार भी जाएगा और आपको पता है बैंकों में रखा हुआ पैसा भी खत्म होता जा रहा है। जो गरीबों का पैसा बैंकों में जमा है, पूंजीपति लेकर भाग गए। भारत के ज्यादातर बैंक खाली हो चुके हैं, कई बैंक बंद हो चुके हैं। तो आपकी जमीन भी जाएगी, आपका रोजगार भी जाएगा, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा भी चला जाएगा, छोटे व्यापारी का व्यापार भी बंद होगा बड़े पूंजीपति के लिए। और आप ये सब के खिलाफ लड़ ना पाए, आप इस सब को समझ ना पाए, इसलिए वो आपको रोज बांटते हैं। उनका पूरा प्रोजेक्ट चलता है आपको बांटने का। वो औरत के खिलाफ मर्द को खड़ा करते हैं। आप देखिए, सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज आता है, बराबरी की मांग करने वाली औरतें हमारे धर्म की दुश्मन है, ये हमारी संस्कृति की दुश्मन है, ये परंपराओं की दुश्मन है, ये बराबरी की मांग करने वाली औरतें खराब औरतें हैं। तो औरत के खिलाफ मर्द को खड़ा कर रहे हैं, वो मुसलमान के खिलाफ हिंदू को खड़ा करेंगे, वो एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को खड़ा करेंगे। और समाज को ऐसा बांटा है उन्होंने कि किसान को कह दिया कि ये तो खालिस्तानी है, मजदूर ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो आलसी है, काम नहीं करना चाहता, ये किसान खालिस्तानी है। और इतना हमारे दिमागों में इन्होंने जहर भर दिया कि जब हमारे बच्चों ने सस्ती शिक्षा की मांग की तो हमारे समाज ने यूनिवर्सिटी में घुस के अपने बच्चों का सिर फोड़ दिया। जेएनयू में भारत के ही लोगों ने अपने बच्चों का सिर इसलिए फाड़ दिया कि तुम सस्ती शिक्षा क्यों मांग रहे हो। देखिए इनकी चालाकी, कितने सफल हैं ये लोग। हमें अपने बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया, हम अपने बच्चों के सिर फोड़ रहे हैं कि तुम सस्ती शिक्षा क्यों मांग रहे हो। हमने फोड़े है कि नहीं? जेएनयू में घुस के इसी समाज ने अपने बच्चों का सिर फाड़ा था कि सस्ती शिक्षा क्यों मांग रहे हो। कितने सफल हैं ये लोग हमें बांटने में। हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हमें वर्गों में बांट दिया, हमें आदमी औरत में बांट दिया, हमारे बीच ऐसा फर्क डाल दिया है कि हम मिलकर अपनी बदहाली देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इस जात का हूं, तू इस जात का है, तू हिंदू है और तू मुसलमान है। हमारी प्रॉब्लम है हम गरीब है, मेहनत करने के बाद भी गरीब हैं और वो बिना मेहनत के धन्ना सेठ बने बैठे हैं। हम पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं, हमारी शिक्षा महंगी हो गई है। ये है हमारी प्रॉब्लम। लेकिन कहा ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान, प्रॉब्लम है मुसलमान, प्रॉब्लम है ये कम्युनिस्ट।
हमें नकली दुश्मन पकड़ाए जा रहे हैं, फर्जी दुश्मन, फर्जी लड़ाइयां, और हम उसमें उलझ रहे हैं। हम मुसलमान से लड़ रहे हैं। हमारी मुसलमान से क्या लड़ाई है? वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं, वो भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूं। लेकिन हमें फर्जी लड़ाइयों में, पाकिस्तान, हमारे यहां 50 रुपए किलो आलू है, वो नहीं प्रॉब्लम। पाकिस्तान में 55 रुपए बिक रहा है, इस बात का जश्न मनाओ, खुश हो जाओ। टीवी रोज ये दिखाएगा कि पाकिस्तान में चीनी का भाव, पाकिस्तान तो तबाह हो गया, खुश हो जाओ हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान तबाह हो गया। हम क्यों खुश हो जाएं? हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें हमारी बदहाली बताओ। आज भारत का टीवी आपको भारत की महंगाई दिखाता है, भारत की बेरोजगारी दिखाता है, भारत का जातिवाद दिखाता है, भारत की सांप्रदायिकता दिखाता है? नहीं दिखाता। वो आपको नकली लड़ाई देते हैं, और नकली लड़ाई में आपको फंसा देते हैं, आप असली लड़ाई भूल जाते हैं। तो असली लड़ाई पहचानिए, असली दुश्मन पहचानिए, मिलकर लड़िए, आने वाले भविष्य के अपने बच्चों के लायक दुनिया बना के जाइए। इन नफरत फैलाने वाले पूंजीवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी लोगों को अपने बच्चे सौंप कर मत जाइए। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।